आज की चैनल के कार्यक्रम चुनाव चर्चा में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। मैं सुधीर तोमर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, चुनाव की सरगर्मियां जवानी पर हैं, पूरे उफान पर हैं और हर तरह से दोनों ही पार्टियां यह प्रयास कर रही हैं कि किसी तरीके से उनका मतदान जो है उनके पक्ष में जाए और इसके लिए स्टार प्रचारकों को बुलाया जा रहा है। स्टार प्रचारक तो ठीक है, लेकिन ऐसे दिग्गज जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों में ही बहुत बड़े बड़े राजनेता माने जाते हैं, जिनको टीवी पर जनता देखती है और उनके विचारों से प्रभावित होती है, वो लोग अजमेर आना जाना शुरू कर रहे हैं। आज की जो बात कहें तोमर साहब, मैं आपको बता दूं कि आज कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता अलका लांबा और भाजपा के केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल आज अजमेर आए। दोनों ने ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की और दोनों ने ही एक दूसरे पर जिस तरीके से भी आरोप प्रत्यारोप लगा सकते थे लगाए। दोनों ही पार्टियों ने एक दूसरे की फीत उतारी, लेकिन उनका क्या प्रभाव पड़ा उस पर अपन बात करेंगे बाद में। पहले मैं दर्शकों आपको बताता हूं कि आप सुने कि अलका लांबा ने क्या कहा। आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे साहब ने जयपुर के मुख्यालय से कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी किया है, जिसका राजस्थान के लोगों को बेसब्री से इंतजार था, क्योंकि उन्हें मालूम है कांग्रेस का घोषणा पत्र मतलब गारंटी, और वो भाजपा के जुमला पत्र पर भारी पड़ रहा है। तो आपने सुना कि अलका लांबा कह रही थी कि ये जुमलेबाज सरकार है, इन्होंने कुछ नहीं किया केंद्र ने, और किस किस तरीके से उन्हें पानी पी पी कर कोसा। अब अगर बात की जाए कि पीयूष गोयल अजमेर आए तो उन्होंने क्या तीर मारा और उन्होंने कितने मतदाताओं को प्रभावित कर दिया, तो आइए उनका भी सुन लेते हैं। सुनाइए जरा क्या कह रहे हैं पीयूष गोयल। ये जो 5 साल राजस्थान विकास से वंचित रहा, जिस प्रकार से एक के बाद एक भ्रष्टाचार के कांड यहाँ उजागर होते रहे, महिलाएं पूरी तरीके से अपने आप को असुरक्षित महसूस करती हैं। यहाँ तक कि इनके एक मंत्री ने तो असेंबली में स्वीकार कर लिया कि राजस्थान देश में नंबर 1 है बलात्कार के मामले में, और भी बड़ी शर्मिंदगी की बात कि जोड़ दिया कि जैसे कोई ये मर्दानगी की निशानी हो। और हम सभी मर्द के लिए एक प्रकार से बहुत शर्मिंदगी है कि ऐसे भी लोग मंत्री बन सकते हैं कांग्रेस के वजह से। मित्रों, आपने सुना पीयूष गोयल और एक दूसरे के बिल्कुल विरोधी स्वरों में बोल रहे थे। ऐसा लग रहा था जब अलका लांबा बोल रही थी तो वो कांग्रेस ही सबसे बेस्ट पर्याय और विकल्प है जनता के लिए, और दूसरा जब पीयूष बोल रहे थे तो वो ये सोच रहे थे कि केंद्र के अंदर जितनी सरकार, मोदी सरकार जो है, जो डबल इंजन सरकार है, वही असली सरकार है, वही देश का भला करेगी, वही देश को सुरक्षित करेगी। तो तोमर साहब, मेरा आपसे ये सवाल है कि ये जो स्टार प्रचारक और ये जो बुद्धिजीवी प्रवक्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता जो अजमेर आ रहे हैं या कहीं भी जा रहे हैं, चाहे वो अजमेर जाएं, चाहे वो केकड़ी जाएं, चाहे नसीराबाद, पुष्कर, कहीं भी जाएं, क्या आप ये सोचते हैं कि जनता पर इनका असर पड़ता है? मतदाताओं के समीकरण बनते बिगड़ते हैं, ऐसा कुछ सोचते हैं आप? मैं ऐसा सोचता हूं कि पार्टी का कार्यक्रम है कि उनके अधिकतर जो बड़े नेता हैं वो विभिन्न चुनाव क्षेत्रों में जाएं और प्रत्याशियों को बढ़त दिलाने का प्रयास करें जी। उसी क्रम में इस तरह से प्रवक्ता आ रहे हैं। कल शाम को संबित पात्रा अजमेर में थे जी। उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, लेकिन उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस इतना राष्ट्रीय मीडिया पर लोगों ने सुना हुआ है कि शायद अजमेर की प्रेस कॉन्फ्रेंस उसमें कहीं खोई गई। अब आज जैसे अलका लांबा और पीयूष गोयल में एक बेसिक अंतर यह है कि अलका लांबा को जब आप सुनते हैं तो ऐसा लगता है आप में से ही कोई एक महिला उठ करके अपनी बात कह रही है और बहुत अच्छी और प्रखर वक्ता है। पीयूष गोयल जी बहुत अच्छे वक्ता नहीं हैं, लेकिन अपनी बात को सलीके से कहना और मनवाने तक का जोर डाल देना ये उन्हें बखूबी आता है। और राज्यसभा में वो भाजपा के नेता हैं। तो ऐसी स्थिति में जब पीयूष गोयल जी अपनी बात कह रहे थे तो उनका जो कुछ भी कहना था वो अपनी पार्टी का जो विजन है और मिशन है उनको वो स्पष्ट कर रहे थे, और साथ ही साथ बता रहे थे कि इस विजन और मिशन जिसमें राष्ट्र को नंबर 1 बनाने की दुनिया में होड़ में हम लगे हुए हैं, उसमें कांग्रेस किस तरह एक असहयोगी की तरह व्यवहार कर रही है।
तो दोनों ने अपनी अपनी बात कही और वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कही। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये बातें कही जाती हैं किसी ऐसे समय में जब चुनाव का प्रचार रुकने में लगभग 47-48 घंटे ही बचे हों, तो शायद मतदाता पर बहुत विशेष प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि जो मतदाता फ्लक्चुएटिंग है, जो इधर से उधर जा सकता है, उस तक ये प्रेस वार्ताएं नहीं पहुंचती, और जो जिन तक पहुंचती हैं वो अपना मन बना चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में कोई विशेष प्रभाव पड़ता हुआ नहीं दिखता। स्टार प्रचारकों का जहाँ तक सवाल है, जैसे योगी जी आए, उनका निश्चित रूप से प्रभाव पड़ा। प्रियंका आई, सचिन आए, इनका प्रभाव पड़ा। और भी दूसरे जो लोग बाग हैं उनका प्रभाव पड़ रहा है, ऐसा नहीं, लेकिन वो स्टार प्रचारकों का है, इन बुद्धिजीवी राष्ट्रीय प्रवक्ताओं का नहीं, क्योंकि ये ये इनके रटे रटाए हुए हैं। आप जब टीवी पर इनको विभिन्न चैनलों पर बहस करते हुए देखते हैं तो ये वही बात बोलते हैं जो यहाँ बोली। ऐसा लगता है कि इन्होंने कोई स्क्रिप्टेड जो मैटर है वो रट लिया है, और रटने के बाद में वो वही की वही बोलते हैं। उसके बाद ये बोलेंगे, उसके बाद ये बोलेंगे, क्रम चलता रहता है, और वो क्रम न तो पत्रकारों को पसंद आता है, और पत्रकार भी जानते हैं कि वो क्या करना है, और जब वो पत्रकार सवाल पूछते हैं तो वो सवाल उनको पता है कि वो सवाल क्या होंगे और उनका उत्तर क्या होगा। वो इतने मिचौड़ खिलाड़ी हैं कि राष्ट्रीय स्तर के पत्रकारों को देखते हैं तो अजमेर के पत्रकारों का जवाब देना उनका बाएं हाथ का खेल है। अलका लांबा ने आज जो अपना उनका संकल्प पत्र जारी हुआ है उस पर काफ़ी लंबी बहस की, लंबी बात की। उन्होंने तरह तरह से ये बताने की कोशिश की कि अशोक गहलोत के कार्यकाल के अंदर जो गारंटियाँ दी गई, 7 गारंटियाँ, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, और जो अभी अलग से जो संकल्प पत्र भरा गया है वो भी बहुत भयंकर रूप से अच्छा है। और उसमें मतलब बहुत अच्छे, निश्चित रूप से ये बात तय है कि सरकार किसकी बनेगी ये तो मतदाता तय करेंगे, हमारा कोई लेना देना उसमें है नहीं, मतदाता ही तय करेंगे। लेकिन ये बात तय है कि अशोक गहलोत की अगर सरकार आती है तो जो उन्होंने संकल्प पत्र में कहा है, अगर वो सब कुछ हो जाता है तो ये बहुत बड़ा जन कल्याणकारी कदम होगा। और याद रखिए कि कांग्रेस जन कल्याणकारी कदमों के अंदर निश्चित रूप से पूरे देश के अंदर सबसे आगे बढ़ रही है, सबसे आगे कल्याण। क्यों आप भी मानते हैं कि जन कल्याणकारी योजनाएं जो कांग्रेस की हैं वो बेहतरीन है? मैं एक बात यहाँ कहना चाहता हूँ कि 25 सितंबर की घटना होने के पश्चात, 2022 25 सितंबर, उसकी घटना के पश्चात ये माना गया कि गहलोत जी ने अपने आप को मजबूत करने के लिए अनेकों गारंटी योजनाएं लाई जिससे मतदाताओं को आकर्षित करा जा सके। भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न प्रवक्ता और स्टार प्रचारक भी यही आरोप लगा रहे हैं कि लास्ट के 6 महीनों में ज़्यादातर कांग्रेस अपनी रेवड़ियां लाई है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि एक बहुत बेहतरीन बात जो राज्य के समस्त राजकीय कर्मचारियों के लिए अशोक गहलोत जी ने करी वो ओपीएस का है जी। और ओल्ड पेंशन स्कीम की जो घोषणा की और जिसे लागू भी कर दिया, और अब ये भी तय कर लिया कि ओल्ड पेंशन स्कीम पर कानून लाया जाएगा अगर सरकार वापस आती है। तो ये राज्य कर्मचारियों के हित में उठाया जा सकने वाला सर्वोत्तम कदम है। ऐसी अनेक योजनाएं जो वो कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने भी बहुत सी योजनाएं कही, लेकिन ओपीएस की तुलना में भारतीय जनता पार्टी ने अपना विजन मिशन कुछ भी क्लियर नहीं किया। ये एक बड़ा बैक है जो राजकीय कर्मचारियों को प्रभावित करने में अपनी एक विशेष भूमिका निभा रहा है। बिल्कुल निभा रहा है, और इसका कितना असर सरकारी कर्मचारियों तक पहुंचता है ये देखने लायक बात होगी। अभी आज उन्होंने एक चिरंजीवी योजना के अंदर जो 25 लाख रुपए का था उसको 50 लाख रुपए कर दिया कि अगर हमारी सरकार आई तो हम प्रत्येक आदमी को 50 लाख, प्रत्येक परिवार को 50 लाख रुपए तक का। 50 लाख रुपए कोई कम बात नहीं होती, बड़े से बड़े ऑपरेशन से होते हैं 8-10 लाख में हो जाते हैं। अगर 50 लाख का अगर कोई बात कहता है तो ये बहुत बड़ी बात है। और इसके अलावा भी बेरोजगारों के लिए भत्ता देने वाली बात कही, महिलाओं के लिए बात कही, और उन्होंने गैस के दाम को 400 रुपये कर देने की बात कही। इस तरीके से बहुत सारी जन कल्याणकारी, अब आप इसको रेवड़ियाँ कह रहे हैं, अब रेवड़ियाँ चलिए मैं तो ये मान लेता हूँ कि रेवड़ियाँ हैं और अशोक गहलोत रेवड़ियाँ बांट रहे हैं सरकारी लेकिन ये सरकारी रेवड़ियाँ अशोक गहलोत कहीं अपने जोधपुर के अपने किसी सरदारपुरा के घर से तो बना नहीं रहे, हमारे टैक्स से बन रही है। हमारा टैक्स दिया हुआ अगर हमारी जन कल्याणकारी योजनाओं में काम आता है तो इसमें चाहे रेवड़ियाँ हों, हमारे लिए हमारी बनाई हुई रेवड़ियाँ हम ही को बांटी जा रही हैं, तो इसमें कोई बुरा नहीं है। और वनस्पत उसके कि जो उन्होंने 5 साल किया,
जो रेवड़ियाँ उनके मिनिस्टर लोग अपने अपने घर पर लेके गए, उनसे तो बेहतर है कि रेवड़ी जन कल्याण के काम आ रही हैं। तो इसको रेवड़ियाँ बांटना नहीं कहूँगा, हमारे अधिकार हैं, स्वास्थ्य का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, सारे अधिकार जो हमारे हैं वो चलिए लास्ट में ही आए, चुनावों के समय ही उनको याद आए और आ गए तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे किसी भी कोई भी सरकार हो। अगर सरकार कोई लोक कल्याणकारी, आज अगर मोदी जी ने नोटबंदी की और उसका कोई अच्छा प्रभाव पड़ा तो पूरा देश कहेगा कि बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा, और भी जो मोदी जी की योजना है उनसे कोई अच्छा प्रभाव पड़ा तो हम कहेंगे बहुत अच्छा प्रभाव पड़ रहा है। आज राष्ट्र का जो नेतृत्व है वो पूरे विश्व के अंदर नंबर 1 पर चल रहा है, तो ये बड़ाई की बात है। हमारा प्रधानमंत्री इतना सशक्त है कि वो इतना लायक हो रहा है, तो हमें दलगत राजनीति से हटकर बिल्कुल जन कल्याणकारी बन जाना चाहिए, और जो सरकार जन कल्याणकारी काम करे उसका स्वागत किया जाना चाहिए, चाहे वो कोई हो। क्या कहते हैं आप? मैं ये कह रहा हूं कि जब 2003 में चुनाव हुए विधानसभा के, तब भी अशोक गहलोत जी के प्रति कोई नाराजगी नहीं थी, अनेकों अच्छी योजनाएं वो लाए थे। 2013 में जब चुनाव हुए तब भी अशोक गहलोत जी को लेकर के कोई नाराजगी जनता में नहीं थी, लेकिन सरकार 21 सीटों तक सिमट के रह गई। अब 2023 है, 20 वर्ष का चक्र एक घूम चुका है, फिर एक बार अशोक गहलोत जी का कार्यकाल पूरा होने को है और पुनर्चुनाव है, तो 3-13 वाली स्थिति 23 में क्यों ना हो। इसके लिए इस बार गहलोत जी ने बड़ा ही एक बेहतरीन कदम उठाया है, और क्योंकि 3 और 13 में उनके द्वारा लाई गई अच्छी योजनाएं आम आदमी की जानकारी में ही नहीं पहुंच पा रही थी, इस बार उन्होंने महंगाई राहत कैंप के माध्यम से एक ऐसा जन कल्याणकारी कदम उठाया है कि हर व्यक्ति तक उसको मिलने वाली योजनाएं पहुंची भी हैं, उसका रजिस्ट्रेशन भी हुआ है, और वो अब जानता भी है कि उसे क्या क्या लाभ हो रहा है। बिजली का बिल है, 70% से अधिक जनता गाँव में रहती है, वहां किसानों को बहुत बड़ी राहत बिजली के बिलों में दी गई। तो इस तरीके से ऐसी योजनाएं जो वो पहले भी करते रहे, लेकिन इस बार वो पहुंचाने में कुछ हद तक ज्यादा सफल हुए दिखते हैं। अब बात रही भाजपा की। भाजपा की जो केंद्रीय सरकार है उसे लेकर के कहीं भी किसी तरह का कोई आक्रोश नहीं। मोदी जी को लेकर सब गर्व की अनुभूति करते थे दुनिया भर में, और हमारा हर हिंदुस्तानी गर्व से देखता है। लेकिन मोदी जी के नाम पर सिर्फ मोदी जी के नाम पर राजस्थान राज्य की सरकार चलाई जाए, तो यहां तो गहलोत से तुलनात्मक रूप से कोई एक चेहरा सामने होना चाहिए था, क्योंकि गहलोत हटेंगे तो वो बैठेगा। इससे हम कंपेयर कर पाते कि भाई गहलोत जी नहीं तो ये, और तब हम देखते कि ये ज्यादा बेहतर होंगे या गहलोत जी। बहुत सही बात, बहुत अच्छा बात कही आपने तोमर साहब। बिल्कुल बात है कि चेहरे, अगर हम मोदी जी अगर सारे चुनाव अपने चेहरे पर लड़ना चाहते हैं तो वो व्यवहारिक नहीं है ना। अगर हम चाहें कि मेयर का इलेक्शन भी मोदी जी के चेहरे पे लड़ा जाए, पार्षद का भी मोदी जी के उस पर, सरपंचों का भी मोदी जी के, जिला प्रमुख भी मोदी जी के, तो ये कोई चेहरा नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी में पार्टी है, मोदी जी आज हैं, कल नहीं रहेंगे, दूसरे कोई चेहरे आएंगे, तो चेहरों के ऊपर ये होता है कि केंद्र में आप हैं, आपने बहुत अच्छा काम किया। और निश्चित रूप से ये बात तय है कि अभी जो इलेक्शन के अंदर आज जो रिजल्ट आएगा इस बार विधानसभा का, और जो अगला जो मोदी जी के सांसदों के इलेक्शंस होंगे उसके अंदर बहुत अंतर आएगा, क्योंकि पब्लिक अब समझ चुकी है, बहुत इंटेलिजेंट हो चुकी है। उनको चाहिए कि हमें प्रधानमंत्री तो मोदी जैसा चाहिए, लेकिन मुख्यमंत्री है या हमारा विधायक है वो कैसा चाहिए। अब आप ये देखिए कि विधायकों को लेकर स्थानीयवाद चल रहा है। चेहरा 20 साल से 25 साल से आप एक ही चेहरे को देखते आ रहे हैं, उसके प्रति विद्रोह आया है आपके दिमाग के अंदर। आपके पास विकल्प, पहले तो ये होता था, जैसे अजमेर का अपन बात करें, एक उदाहरण खिचड़ी का चावल देखें, तो पहले हमारे पास विकल्प ही नहीं था। कांग्रेस के पास ये है, उनके पास वो है, उधर वो है, इधर ये है, चेहरे बदलते नहीं थे। अभी ज्ञान सरस्वती जो आए एकदम से, तो भारतीय जनता पार्टी मन मसोच कर पहले जो सोचती थी देना ही पड़ता था देवनानी जी को, वो देती नहीं थी कांग्रेस को, लेकिन अब एक विकल्प आया, अब विकल्प खुला है। आप ऐसे देखिए इसे कि मोदी जी को पसंद करने वाले लोगों ने ही ये एक तरीका निकाला है कि केंद्र में मोदी जी और यहाँ कोई और। जब ये नारा लगाया था 2018 में कि मोदी तुझसे बैर नहीं और तेरी खैर नहीं, तो ये कह दिया था कि देश अलग, देश की सरकार अलग है और राज्य की अलग है। वो भले ही एक व्यक्ति विशेष के लिए कहा गया था, लेकिन विकल्प और रास्ता तो सोचने का दिया ही था जी। तो आज अगर वापस राजस्थान ये सोच रहा है कि मोदी तुझसे बैर नहीं,
लेकिन यहाँ पे गहलोत के ही सहारे हैं। तो ये एक माहौल बन रहा है, और जो ये माहौल बन रहा है। अच्छा, दूसरी एक और बात हुई, धीरे धीरे भाजपा के ज्यादातर प्रत्याशी अपने संघर्ष और अपने विकास यात्रा में बढ़ाए गए कदमों के आधार पर लड़ने के बजाय सिर्फ ये कहने लगे मोदी जी को वोट दीजिए, कमल को वोट दीजिए, मोदी जी को वोट दीजिए। वो ये कह नहीं रहे मैं ये हूं और मैंने ये इस 5 साल में किया है आपके, या तो विधायक के रूप में अथवा हारे हुए विधायक प्रत्याशी के रूप में, या एक बीजेपी कार्यकर्ता के रूप में, और वो जिक्र ही नहीं है। और तोमर साहब, सबसे बढ़िया बात है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता चाहे अलका लांबा आए, चाहे पीयूष आए, चाहे और संबित पात्रा आए, कोई आए, क्या उन्होंने से किसी ने भी एक ये कहा कि भैया आप पार्टी की तो बात कर रहे हैं वो, लेकिन विधायक की बात नहीं कर रहे। एक ने ये नहीं कहा कि देवनानी जी के किए हुए कार्यों के आधार पर आप उन्हें वोट दें, पत्रकारों को बता रहे हो कि हमारे देवनानी जी जो हमारे उम्मीदवार हमने खड़े किए हैं उन्होंने ये किया, अनीता बघेल ने ये किया, फलाने ने ये किया, ढिकड़े ने ये अगर बताया जाता ना उनको, अगर वही राष्ट्रीय प्रवक्ता बता रहे होते, क्योंकि उनके पास भी कुछ नहीं है, उनके पास भी जुमले हैं, उनके बाद अपनी सरकार के जुमले। अच्छा, एक बात देखिए कि देवनानी जी शहर का कोई कोना, सड़क का कोई चौराहा नहीं छोड़ रहे हैं जहां एक बड़े बोर्ड पे ये नहीं लिख रहे हैं कि इस समय तक मैंने ये किया और उसके बाद इस सरकार ने या गहलोत सरकार ने कर दिया बंटाधार। हर बोर्ड पे लगा, लेकिन कोई स्टार प्रचारक, कोई राष्ट्रीय प्रवक्ता, चाहे वो संबित पात्रा हो, चाहे वो पीयूष गोयल हो, ये नहीं कह रहे कि देवनानी जी के कार्यों के आधार पर आप भाजपा को वोट दीजिए। तो ये खुद पार्टी शायद देवनानी जी के साथ पूरी तरह उनके कर्मठता के ऊपर भरोसा नहीं कर पा रही है। और ये बात सही है। और लेकिन देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जनता के अंदर ये विश्वास भी पैदा नहीं हो रहा कि 10 करोड़ रुपए आपने इस जगह लगाया, 20 करोड़ सड़कों पे लगाया, 50 करोड़ पानी पे, पानी तो मिल नहीं रहा, सड़क टूटी हुई है। मतलब जो आप कह रहे हैं कि हमने ये किया वो किया, वो सड़क के ऊपर व्यवहारिक रूप धरातल पर है ही नहीं, धरातल पे। दूसरी बात है कि आपने जो किया वो आपने तो क्या किया, सरकार ने किया, सरकार ने पैसा दिया, और सरकार ने पैसा कौन ने, कोई सरकार केंद्र सरकार का देती है या राज्य सरकार देती है। राज्य सरकार का भी बजट विधायकों को मिलता है, देवनानी जी को भी मिला, तो अशोक गहलोत ने इनको जो विधायकों को दिया था वही आपको दिया, आपने उसको लगा दिया। तो अब ये किसका बजट माना जाए? अशोक गहलोत ने योजना दी, आपने अपने पैसों से शिलान्यास कर दिया। तो शिलान्यास आप कर सकते हैं, लेकिन योजनाओं पर पब्लिक बहुत अच्छी तरह से जानती है कि कौन सी पार्टी क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही, कौन से मिनिस्टर तबादले में खा रहे हैं, कौन से मिनिस्टर खान माफिया हैं, कौन से भू माफियाओं को सहयोग कर रहे हैं, कौन विधायक क्या कर रहा है, ये सारी जनता जानती है। और इस बार जो फैसला होगा वो मोदी जी के नाम पर नहीं होगा, ये लोकल विधायकों के नाम पर होगा, लोकल गवर्नमेंट के नाम पर होगा। मैं तो यही सोचता हूँ। मैं ये सोच रहा हूँ कि अजमेर उत्तर की अगर हम बात करें तो एक बहुत बड़ी असुविधा देवनानी जी को जो हुई है, और वही बहुत बड़ी सुविधा भाजपा के मतदाताओं को हुई है कि इस समय वो लोग जब ज्ञान सारस्वत को वोट करने का मन बना रहे हैं तो वो ये मान ही नहीं रहे हैं कि हम भाजपा के विरुद्ध वोट दे रहे हैं। वो ये मानकर चल रहे हैं कि ज्ञान सारस्वत जीतेंगे, और अगर जीतते हैं तो भाजपा में शामिल होंगे, और अगर हार भी गए तो भाजपा में शामिल होंगे। तो उनको द्वारा दिया गया वोट उनके अंदर एक अपराध बोध पैदा नहीं कर रहा है कि वो भाजपा के विरुद्ध वोट दे रहे हैं। इसलिए देवनानी जी के लिए खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। और ये खतरा सिर्फ देवनानी जी को नहीं है। आप ब्यावर चलिए, सिर्फ ब्यावर और अजमेर उत्तर ऐसी जगह है जहाँ निर्दलीय भारतीय जनता पार्टी के व्यक्ति खड़े हुए हैं या कांग्रेस के खड़े हुए हैं। कांग्रेस के अगर आप ब्यावर में देखते हैं तो पारस जैन बहुत अच्छी स्थिति में है कांग्रेस के अंदर लेकिन उनके सामने मनोज चौहान जो खड़े हुए हैं वो उनको डेंट दे रहे हैं। उधर भारतीय जनता पार्टी के शंकर सिंह रावत का मतलब हाल ये है कि अभी मैंने एक वो देखा, वीडियो देखा, जिसके अंदर वो मतलब जो प्रचार करने जा रहे हैं उनको भगाया जा रहा है बुरी तरीके से, और कहा जा रहा है क्या नाम भाजपा तेरी खैर नहीं, भाजपा तेरी क्या बैर, भाजपा तुझसे बैर नहीं, और शंकर सिंह से की तेरी खैर नहीं, और वो इस तरीके के, और पब्लिक भाग रही है उनके पीछे, वो वीडियो देख रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है कि उनके पास विकल्प आ गया। अब सिर्फ 2 ही जगह हैं, केकड़ी में कोई इस तरीके के निर्दलीय दोनों तरफ से नहीं लड़ रहे मसूदा में नहीं लड़ रहे, कहीं बहुत अच्छी स्थिति है सुरेश रावत जी के लिए। हाँ। अशोक रावत ही भाजपा के विद्रोही हैं। हाँ। लेकिन उन्होंने आरएलपी ज्वाइन कर ली, इसलिए बीजेपी को मिलने वाले मत निश्चित रूप से अशोक रावत को नहीं जाएंगे बिल्कुल। तो वहां वो बंटवारा, अगर ज्ञान सारस्वत कोई और पार्टी का बैनर के नीचे चुनाव लड़ रहे होते तो यकीनन देवनानी जी को उससे कोई घाटा नहीं होता। लेकिन घाटे की स्थिति बनी ही इसलिए
कि देवनानी जी को वोट दें तो भाजपा को, और ज्ञान सारस्वत को वोट दें तो भाजपा को। और अंततः तो होना यही है, दोनों में से जो भी जीतेगा वो भारतीय जनता पार्टी में ले लिया जाएगा, क्योंकि मोदी को अगला इलेक्शन लड़ना है सांसद का। तो ये जितने भी निकाले गए लोग हैं, आप देख लीजिएगा चुनाव के बाद में जैसी दूसरी पारी शुरू होगी सांसद इलेक्शन लोकसभा के चुनावों की, इन सबको वापस ले लिया जाएगा। जो लोग दिन में देवनानी जी के साथ दिखाई दे रहे हैं वो फोन पर अथवा रात में ज्ञान सारस्वत को शुभकामनाएं दे रहे हैं। तो भाजपा के अंदर एक इस तरह का माना ही नहीं जा रहा कि ज्ञान का साथ देने में कोई गुनाह है। जी। पार्टी लाइन से हटना बहुत बड़ी बात मानी जाती है, लेकिन इस बार इस केस में पार्टी लाइन को लांग करके ज्ञान सारस्वत को वोट देते समय मतदाता भी और कार्यकर्ता भी और पदाधिकारी भी ये महसूस कर रहे हैं कि हम पार्टी लाइन के बाहर थोड़ी जा रहे हैं, जिसे दे रहे हैं वो भी पार्टी का है हमारी। तो बिल्कुल, तो ये एक बहुत बड़ी समस्या देवनानी जी के सामने पैदा हो गई। तो दोस्तों आपने सुना आज की चुनाव चर्चा के अंदर हमने विभिन्न मुद्दों से आए, राष्ट्रीय मुद्दों पर आए, प्रादेशिक मुद्दों पर आए और फिर स्थानीय मुद्दों पर भी हमने बातचीत की, ताकि आपकी रुचि बनी रहे और आप ये जान जाएं कि हम किसी पार्टी से नहीं हैं। बार बार हम हमेशा यही कहते हैं कि हम किसी पार्टी से नहीं बंधे हुए, जो हमें नज़र आता है, जो हमारा आकलन है, आप उसमें सहमत भी हो सकते हैं, आप उसमें असहमत भी हो सकते हैं, यह आपकी स्वतंत्रता है। आपको अगर हमारी चुनाव चर्चा का कोई कुछ मुद्दा, कुछ पक्ष अच्छा लगे उसके लिए धन्यवाद, जो नहीं लगे उसके लिए क्षमा। और आज फिर मैं आपको कहूँगा हमेशा की तरह कि बिल्कुल चुनाव सर पर है, आप चुनाव में मतदान करें, मतदान किसी भी कीमत में करें और किसी योग्य व्यक्ति को चुनें। इसमें चेहरा ना देखें, पार्टी ना देखें, योग्य व्यक्ति देखें, उनका कार्यकाल देखें और उसके बाद उसे वोट दें। धन्यवाद। अपने शहर का भविष्य देखें। हार्दिक आभार।